हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी कंपनियां कौन कौन सी हैं, तो आपके दिमाग में नाम आएगा गूगल आएगा, एप्पल आएगा। अगर आप करंट अफेयर्स लगातार फॉलो कर रहे हैं तो हो सकता है आपके दिमाग में एक और नाम आए जिस कंपनी का नाम है एनवीडिया। लेकिन इस एनवीडिया कंपनी को भी अगर आप देखोगे फाइनेंशियल मैट्रिक्स के हिसाब से एक कंपनी ने पछाड़ दिया है और उस कंपनी का नाम है ओनली फैंस। क्या नाम है उस कंपनी का? ओनली फैंस। मैं यकीनन आपके कह सकता हूं कि आपके दिमाग में कभी भी यह नाम नहीं आएगा कि ओनली फैंस विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है किसी फाइनेंशियल मैट्रिक्स के हिसाब से। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये कंपनी ओनली फैंस ने विश्व की सबसे बड़ी कंपनी जो है एनवीडिया एनवीडिया के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। अगर आप कुछ जेनजी जनरेशन से पहले के लोग हैं तो आपको पता होगा कि एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड के लिए काफी फेमस हुआ करता था। और अब अगर जेनजी जनरेशन के हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि एनवीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चिप्स मैन्युफैक्चरिंग में काफी ज्यादा आगे निकल चुका है और विश्व की नंबर 1 कंपनी का पायदान किसने हासिल कर लिया है? एनवीडिया ने हासिल कर लिया है। तो आज हम जानने की प्रयास करेंगे कि कैसे इस ओनली फैंस कंपनी ने एनवीडिया जैसी कंपनी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जिसके पास महारत हासिल है, जिसके पास बिलियंस डॉलर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे उस इतनी बड़ी कंपनी को मात्र एक बहुत छोटी कंपनी जिसका अगर एम्प्लॉयमेंट साइज भी आप देखोगे तो 40-42 एम्प्लॉयमेंट साइज है, उसने कैसे पछाड़ दिया है। साथ ही साथ हम जानने का यह भी प्रयास करेंगे कि वो कौन सी फाइनेंशियल मैट्रिक्स है जहां पे ओनली फैंस कंपनी ने इस एनवीडिया को पछाड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे यानी मुकुल भारद्वाज के साथ। केवल फाइनेंशियल मैट्रिक्स पर विश्वास ना करें, ओनली फैंस का रेवेन्यू पर एम्प्लॉय एनवीडिया से ज्यादा क्यों है। यहां पे हम एक शब्द आप देख रहे हो और उस शब्द का नाम क्या है? रेवेन्यू पर एम्प्लॉय। रेवेन्यू पर एम्प्लॉय बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो कई बार आपने अपनी किताबों में शब्द पढ़ा होगा आरपीई, रेवेन्यू पर एम्प्लॉय। इसके बेसिस पे ओनली फैंस ने किसको पछाड़ दिया है? एनवीडिया को पछाड़ दिया है। चलिए शुरू करते हैं। ओनली फैंस की अप्रत्याशित जीत, अनएक्सपेक्टेड विन। क्या हुआ है ओनली फैंस के साथ, ये जानने का प्रयास करते हैं। हालिया फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के अनुसार ओनली फैंस दुनिया की सबसे अधिक रेवेन्यू एफिशिएंट कंपनी बन गई है। कौन सी कंपनी बनी है? ओनली फैंस बनी है। और ये कंपनी कैसे बनी है? दुनिया की सबसे बड़ी रेवेन्यू एफिशिएंट कंपनी बन गई है। कैसे? अगर ओनली फैंस का डेटा आप देखोगे तो आपको मिलेगा 37.6 मिलियन डॉलर प्रति कर्मचारी पर एम्प्लॉय। आपको देखने को मिलेगा कितना? 37.6 मिलियन। वहीं पे अगर मैं बात करूं एनवीडिया की तो एनवीडिया पे आपको देखने को मिलेगा मात्र 3.6 मिलियन डॉलर। इसका मतलब करीब करीब 10 गुना डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है ओनली फैंस और एनवीडिया के बीच में। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो ओनली फैंस कंपनी है ये दुनिया की सबसे ज्यादा रेवेन्यू एफिशिएंट कंपनी बन गई है। अब कैसे रेवेन्यू एफिशिएंट बनी है इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो बार बार जिस चीज की हम चर्चा कर रहे हैं वो है ये आरपीई। आरपीई का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू पर एम्प्लॉय। आरपीई का मतलब क्या होता है? सॉरी मैं बार बार बी लिख रहा हूं लेकिन ये पी है। रेवेन्यू पर एम्प्लॉय। आपको जब आप इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ते हो तो दो शब्द बहुत कॉमन होते हैं, एक तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर। सबसे पहले तो इन दोनों के बीच में अंतर आपको पता होना चाहिए। एम्प्लॉय जो कहीं काम कर रहा है, जैसे मानो मैं किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूं तो मैं उस इंस्टीट्यूट के लिए क्या हो गया? एम्प्लॉय हो गया। और दूसरा, वो इंस्टीट्यूट का ओनर वो मुझे काम दे रहा है तो वो क्या हो गया? एम्प्लॉयर हो गया। तो दोनों चीज पता लग गई, एम्प्लॉय क्या होता है और एम्प्लॉयर क्या होता है। अब जानने की कोशिश करते हैं साहब ये आरपीई क्या बीमारी है। यह एक फाइनेंशियल मैट्रिक है जो मापता है कि एक कंपनी अपने प्रत्येक पूर्णकालिक कर्मचारी से कितना रेवेन्यू जनरेट करती है। इसका मतलब मान लेते हैं कंपनी का नाम है एक्स। क्या है कंपनी का नाम? एक्स कंपनी का नाम है। और एक्स कंपनी मान लेते हैं 1000 डॉलर जनरेट कर रही है। कितना जनरेट कर रही है? 1000 डॉलर जनरेट कर रही है। और इस एक्स कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं? मानो केवल 5 लोग काम कर रहे हैं। अगर आप यहां पे देखोगे आरपीई रेवेन्यू पर एम्प्लॉय कितना हो गया, तो 1000 को किससे भाग करना होगा? आपको 5 से भाग करना होगा। तो आरपीई का मतलब क्या होता है?
टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। इससे क्या निकल के आ जाएगा? आपका आरपीई निकल के आ जाएगा। इसका उपयोग मुख्य रूप से ऑपरेशनल एफिशिएंसी, अगर जितना ज्यादा आरपीएस का मतलब वो हर एक एम्प्लॉय बहुत अच्छे से काम कर रहा है और कंपनी को अच्छा खासा जनरेट करके दे रहा है क्या? रेवेन्यू। साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी को समझने के लिए किया जाता है, ये बाजार मूल्य को नहीं मापता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केट वैल्यू ये डिसाइड नहीं करता है कौन? आरपीई, बल्कि ये डिसाइड करता है कि कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं कितनी ऑप्टिमाइज तरीके से काम कर रहे हैं, कितनी प्रोडक्टिविटी वो दे रहे हैं, उसको निर्धारित कौन करता है? आरपीई। तो आरपीई मुख्यतः दक्षता जानने का काम कर रहा है। और एनवीडिया और ओनली फैंस का आरपी आप देखोगे तो ओनली फैंस के आरपी 10 गुना ज्यादा है किससे? एनवीडिया से। अब जानने का प्रयास करते हैं कि प्लेटफॉर्म मॉडल और कम ओवरहेड, ये इसका क्या मतलब है और किस तरीके से ओनली फैंस ये जो कंपनी है इसने इतना अच्छा आरपी जनरेट ये कर पाई। सबसे पहले जो पहला कारण है वो है शून्य कंटेंट क्रिएशन लागत। तो जो ओनली फैंस कंपनी है अपना कंटेंट खुद नहीं बनाता, मिलियंस की संख्या में कंटेंट क्रिएटर यहां पे काम करते हैं जो कंपनी के पे रोल पर नहीं है। इसका मतलब यहां पे परमानेंट एम्प्लॉय वो नहीं है, बल्कि किस तरह से काम कर रहे हैं? वो पे रोल पे काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग के तौर पे वो वहां पे काम कर रहे हैं। याद करो आरपी का मतलब क्या था? आरपी में हम केवल क्या ले रहे हैं? ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, और ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कैसे थे? जो परमानेंट है, पूर्णकालिक है, फुल टाइम एम्प्लॉयज होने चाहिए। तो पहला कारण ये हो गया कि यहाँ पे जितने भी मिलियंस ऑफ वर्कर्स काम कर रहे हैं कंटेंट क्रिएशन के लिए, वो किस पे हैं? पे रोल पे हैं। सेकंड, लीन टीम। कंपनी के पास केवल 42 पूर्णकालिक कर्मचारी हैं। कितने? 42 जो फुल टाइम एम्प्लॉय हैं वो कितने? ओनली फैंस के पास केवल 42 हैं जो कैसे हैं? टेक्नोलॉजी, पेमेंट और कंप्लायंस को संभालते हैं। बाकी जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं वो सब क्या हैं? तो वो सब पे रोल पे हैं। और तीसरा, उच्च कमीशन। कंपनी सब्सक्रिप्शन और टिप्स से होने वाली कमाई का 20% कमीशन रखती है, जबकि 80% किसके पास जाता है? क्रिएटर के पास जाता है। इसका मतलब किसी क्रिएटर के जो उसने क्रिएट किया उस पे 100 रुपए उसे मिले तो 20 रुपया ये ओनली फैंस कंपनी रखेगी 20%, और 80% उस क्रिएटर के पास चला जाएगा। रेवेन्यू को एक छोटी टीम में विभाजित करके आरपीई आंकड़ा कृत्रिम रूप से बहुत बड़ा हो जाता है। अब मान लो ये कंपनी जनरेट कर रही है $1,00,000। कितना? $1,00,000। और कंपनी में एम्प्लॉय कितने दिखाएंगे जाएंगे? केवल 42। पर इन रियलिटी ये जो पेरोल पे काम कर रहे हैं ये कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जिसकी वजह से कंपनी कमा रही है। तो ये कंटेंट क्रिएटर्स की संख्या यहाँ पे नहीं दिखाई जा रही है। इसका मतलब आर्टिफिशियल रूप से, कृत्रिम रूप से आरपी का नंबर क्या किया जा रहा है? बढ़ाया जा रहा है। वहीं पे हम बात करें जो एनवीडिया कंपनी उसकी अगर अपन बात करें तो एनवीडिया एक सेमीकंडक्टर कंपनी है। इसे दुनिया का सबसे एडवांस एआई चिप्स को डिजाइन करने और मैन्युफैक्चर करने के लिए हजारों की संख्या में उच्च कुशल इंजीनियर्स, रिसर्चर और सपोर्ट स्टाफ चाहिए। इसका मतलब जो इंजीनियर्स होंगे यहाँ पे, जो रिसर्चर होंगे यहाँ पे, और जो स्टाफ होगा यहाँ पे सपोर्ट स्टाफ, वो यहाँ पे पेरोल पे नहीं बल्कि कैसे हैं? वो सब यहाँ के परमानेंट एम्प्लॉई है। कैसे एम्प्लॉई है? परमानेंट एम्प्लॉय है। इसका मतलब यहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉय की संख्या काफी ज्यादा है किसके मुकाबले? ओनली फैंस के मुकाबले। भारी ऑपरेशन कॉस्ट, वहां पे हमने देखा ऑपरेशन कॉस्ट काफी कम है। क्यों? क्योंकि क्रिएटर से वहां पे तो फीस ली जा रही है 20%, लेकिन यहाँ पे ऑपरेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है क्योंकि आपको रिसर्च करनी है, आपको वो प्रोसेस करना है और नई चीजें बनानी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो चिप्स बनाने, R&D करने और एक वैश्विक सप्लाई चेन चलाने में भारी लागत लगती है। इसका मतलब यहाँ पे ऑपरेशनल कॉस्ट भी काफी ज्यादा है किसके मुकाबले? ओनली फैंस के मुकाबले। ओनली फैंस की तुलना में एनवीडिया में हजारों पूर्णकालिक कर्मचारियों में विभाजित हो जाता है एनवीडिया का रेवेन्यू। इसका मतलब जब जितने ज्यादा एम्प्लॉइज हैं उतना ही कम वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? आरपीई देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि कैसे ओनली फैंस की वो फाइनेंशियल मैट्रिक्स आपको पूरी चीजें नहीं दिखा पा रही, जहां पे बताया जा रहा है कि उसने एनवीडिया को भी पछाड़ दिया है। आगे चलते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन में एनवीडिया का किस तरीके से दबदबा देखने को मिलता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी कंपनी का कुल बाजार मूल्य है जो शेयर मूल्य को आउटस्टैंडिंग शेयरों की संख्या से गुणा करके निकाला जाता है। यह वास्तविक आकार को दर्शाता है। तो जितने शेयर है, मान लो एनवीडिया के 500 शेयर हैं और एक शेयर का जो मूल्य है वो चल रहा है मान लो $5,000,
तो ये उसका क्या हो गया, ये उसकी एक्चुअल वैल्यू है किसकी, एनवीडिया की, उसकी मार्केट वैल्यू आपको दिखा रहा है। एनवीडिया की वैल्यू कितनी है, अब आप देख सकते हो 4.5 ट्रिलियन से अधिक है। इसका मतलब जितनी भारत की जीडीपी नहीं है उससे ज्यादा इस अकेली कंपनी की आपको मार्केट वैल्यू देखने को मिल रही है। और ओनली फैंस की बात अगर अपन करें तो मात्र कितनी है, $8 बिलियन। हालांकि ये भी कम नहीं होता, बड़ा अमाउंट है, लेकिन अब आप देख पा रहे हो एनवीडिया कहां पे $4.5 ट्रिलियन की कंपनी है उसकी मार्केट वैल्यू, और वहीं पे ओनली फैंस की जो वैल्यू है वो कितना है, $8 बिलियन आपको देखने को मिल रही है। मूल्य के मामले में एनवीडिया ओनली फैंस से लगभग कितना गुना है, 500 गुना है। हमारे देश की जीडीपी से भी बड़ी कंपनी कौन सी है, ये एनवीडिया है। अच्छा, एनवीडिया में आगे क्या स्कोप आपको देखने को मिल रहा है, तो आगामी एआई क्रांति में एकाधिकार आपको किसका देखने को मिल रहा है, मोनोपोली आपको देखने को मिल रही है किसकी, एनवीडिया की। क्यों, क्योंकि जीपीयू में महारत किसकी हासिल है, एनवीडिया की हासिल है। आप क्या जानते हैं सीपीयू और जीपीयू में डिफरेंस, अगर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर नहीं पता और आप जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सीपीयू एंड द जीपीयू एंड हाउ जीपीयू इज मच मोर एडवांस टेक्नोलॉजी है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एआई चिप्स पर प्रमुख एनवीडिया के जीपीयू आज की एआई इंडस्ट्री जैसे चैट जीपीटी, जनरेटिव एआई की नींव है। इसका कोई वास्तविक प्रतियोगी नहीं है, तो कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है इस कंपनी का, तो अभी अगर बात करें किसमें, जीपीयू के मुकाबले में। ठीक है, दूसरा इकोसिस्टम, क्यूडा सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म ने डेवलपर्स और क्लाउड प्रोवाइडर को एनवीडिया के हार्डवेयर के साथ बांध दिया है। तो अब बहुत सारे सिस्टम अगर आप देखोगे तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, किस पे काम करना पड़ेगा, आपको एनवीडिया पे काम करना पड़ेगा। और एनवीडिया से कॉम्पीट करने के लिए कोई कंपनी वहां पे उस टेक्नोलॉजी में नहीं है, इसलिए एनवीडिया को कहा जा रहा है कि उसके पास क्या है, मोनोपोली है। और तीसरा, भविष्य की क्षमता, बाजार पूंजीकरण भविष्य की कमाई की उम्मीद पर आधारित होता है। निवेशकों का मानना है कि एआई बूम अभी शुरू हुआ है, अभी पूरी तरीके से नहीं है, अभी तो केवल ये शुरुआत है, और एनवीडिया इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा। तो आप जहां पे आपको देखने को मिल रहा है अभी $4.5 ट्रिलियन, ये कंपनी और भी बड़ी बन जाएगी आने वाले समय में। ठीक है, हमारी तो देश की जीडीपी अभी 3 ट्रिलियन के आसपास है, हमारा सपना है कि 5 पे पहुंच जाए। ये अकेली कंपनी अभी 4.5 ट्रिलियन पे, और एआई का बूम अभी शुरू हुआ है, और इस एआई टेक्नोलॉजी में इसके पास क्या हासिल है, मोनोपोली। तो आप समझ सकते हो कि अगर हमारे पास, भारत के पास भी ऐसी कोई बड़ी कंपनी होती तो वो भारत को कहां तक ले जा सकती थी। नैतिकता, नियामक जोखिम और बाजार कैप। अब बात करते हैं कि कैसे ये जो फाइनेंशियल मैट्रिक्स है कैसे खेलते हैं हमारे साथ। ओनली फैंस की सफलता एडल्ट कंटेंट पर अत्यधिक निर्भर करती है, जो इसकी ब्रांडिंग और विकास को सीमित करता है। तो ओनली फैंस में आपको कैसा कंटेंट मिलेगा, एडल्ट कंटेंट मुख्यतः देखने को मिलता है। पेमेंट प्रोसेसर और सरकारों द्वारा कंटेंट के रेगुलेशन में बदलाव का खतरा हमेशा बना रहता है। हो सकता है अगर जैसे भारत जैसे देशों में आपको ओनली फैंस नहीं देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि एथिकल डिलेमा है। यहाँ पे क्या है कि हम लोग अलाउ नहीं करते हैं किन चीजों को, एडल्ट कंटेंट को। आपने को पता होगा भारत में पॉर्न भी क्या है, बैन है। तो ये नियामक जोखिम, जो रेगुलेशन के रिस्क है, हमेशा कौन सी कंपनी पे रहती है, ऐसी कंपनीज पे रहती है, इसलिए निवेशक बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। कम विस्तार, कम कर्मचारियों का मतलब है कि कंपनी रिसर्च, उत्पाद विकास या नए बाजारों में आक्रामक रूप से इन्वेस्ट नहीं कर सकती। अब आपके पास टोटल टेक्नोलॉजी को भी मिला के, सपोर्ट स्टाफ को भी मिला के, रिसर्च एंड डेवलपर को मिला के कितने लोग हैं, केवल 42 लोग हैं। इसका मतलब अगर आपके नए मार्केट्स को आपको स्टडी करना है या नए प्रोडक्ट्स आपको लॉन्च करना है, तो उसके रिसर्च के लिए आपके पास क्या है, बहुत छोटी सी टीम है। और छोटी टीम है, इसी वजह से केवल आपका क्या ज्यादा दिख रहा है, केवल आपको अपनी फाइनेंशियल मैट्रिक्स में आरपीई ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। तो यहां से हम जाने कि ये मैट्रिक्स कैसे भ्रामक हो सकते हैं, मिसलीडिंग हो सकते हैं। कि हमको यहां पे पता लग रहा है कि ओनली फैंस जैसी कंपनी ने किसको पछाड़ दिया, एनवीडिया को पछाड़ दिया, लेकिन असलियत में आप देखोगे एनवीडिया ट्रिलियंस की कंपनी है, $4.5 ट्रिलियन, और वो केवल $8 मिलियन की कंपनी है अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें। क्रॉस इंडस्ट्री टूर्निया, आरपी की तुलना हमेशा एक ही इंडस्ट्री की कंपनियों में होनी चाहिए। एआई चिप बनाने वाली कंपनी की तुलना डिजिटल प्लेटफॉर्म से करना कैसा होगा, असंगत होगा। कहां एक एडल्ट कंटेंट बना रही कंपनी और कहां एआई की जीपीयू बनाने वाली कंपनी। दूसरा, वर्क फोर्स की परिभाषा, आरपी केवल फुल टाइम एम्प्लॉय को गिनता है। ओनली फैंस के रेवेन्यू का जनरेशन उसके लाखों कंटेंट क्रिएटर से आता है, जो कैसे हैं, वहां पे पे रोल पे हैं। तो वहां पे अगर पूरी तरीके से देखा जाए
कि कितने लोग वहां पे काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पे पे रूल्स को भी देख लिया जाए तो आप पाओगे कि ओनली फैंस का भी जो आरपी है काफी डिक्रीज हो जाएगा। स्केलेबिलिटी बनाम इनोवेशन, ओनली फैंस स्केलेबिलिटी में जीतता है और एनवीडिया तकनीकी नवाचार टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में काफी ज्यादा आगे आपको देखने को मिलेगा और एनवीडिया भविष्य की अर्थव्यवस्था को भी निर्धारित करेगा। तो यहां से हमें क्या निष्कर्ष मिला, क्या कंक्लूजन मिला, आप देखोगे ओनली फैंस प्रति कर्मचारी आय में विश्व चैंपियन है जो लीन डिजिटल बिजनेस मॉडल की शक्ति को दर्शाता है। हाँ, तो आरपी से हमें यह तो पता लग गया कि ये विश्व चैंपियन है जो लीन डिजिटल बिजनेस मॉडल को ये दर्शा रहा है। वहीं पे अगर एनवीडिया की अगर अपन बात करें तो एनवीडिया का बाजार मूल्य, तकनीकी नेतृत्व और वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसका प्रभाव $1 ट्रिलियन की कंपनी से भी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। अभी हमने देखा कितना है, $4.5 ट्रिलियन से भी ज्यादा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। आरपीए दिखाता है कि कोई कंपनी कितनी चालाकी से काम करती है, जबकि बाजार पूंजीकरण दिखाता है कि दुनिया उसके भविष्य को कितना महत्व देती है, कैसे बाकी इन्वेस्टर्स उसमें इंटरेस्ट है, कैसे पूरा वर्ल्ड उसमें इंटरेस्ट है। तो आप समझ पाए कि कैसे एक फाइनेंशियल मैट्रिक्स के कारण हम लोगों को क्या कर दिया जाता है, मिसलीड कर दिया जाता है कि ओनली फैंस जैसी एडल्ट कंटेंट क्रिएट करने वाली कंपनी ने किसको पछाड़ दिया है, एनवीडिया को पछाड़ दिया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज जरूर बताइएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीपीयू एंड जीपीयू। ठीक है, आप कहोगे सब दोनों एकदम अलग अलग चीजें हैं। हाँ, मेरे को पता है दोनों एकदम अलग अलग चीजें हैं, लेकिन एक बेसिक डिफरेंस आप बताना और साथ ही साथ मुझे ये बताना कि कैसे जीपीयू बेस बनाता है किसका, एआई और स्पेशली जनरेटिव एआई का। किसका, जनरेटिव एआई का जो फाउंडेशन है वो कैसे जीपीयू बनाता है। कई बार हम लोगों को नाम एकदम सिमिलर लगते हैं कि सीपीयू और जीपीयू, उसका मतलब दोनों सेम सी चीजें होंगी सर, कुछ है ना। तो आपको इसीलिए मैंने बताया यहाँ पे सबसे पहले कि सीपीयू के साथ आप कंपेयर करना, तो आप पहली बार ये समझ पाओगे कि नहीं ये दोनों क्या है, बहुत ही अलग अलग चीजें हैं। और फिर आप रियलाइज कर पाओगे कि जीपीयू कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर आप एक बार मुझे बता दो कि जीपीयू क्या है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं बिल्कुल एक डिटेल वीडियो आपके लिए बनाऊंगा जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि एआई, जीपीयू और जनरेटिव एआई किस तरीके से लिंक्ड है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।